ओके, सो फ्रॉम दिस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मींस बोथ, बट ज़्यादा वो बॉडीज़ आती हैं जो कि हमारे दैट इज़ इन द न्यूज़ रहती हैं, तो वो करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर रहेगा। बट खैर, जैसे कि नीति आयोग कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, उनका हमें पढ़ते रहना है। सो फर्स्ट इज़ अ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का दिस इज़ अ फुल फॉर्म। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिससे कि हम इंडिया को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। नीति आयोग हमारा इस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1 2015 में बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन था। फंक्शंस एज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्राइमरी है ना, पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब पॉलिसीज़ किस तरीके से बननी चाहिए उसके लिए जो सोच विचार करने वाली संस्था है वो है। फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये क्या करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को ड्राइव करता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। नीति आयोग का एक स्पेशलाइज विंग्स भी हैं, इसके अंदर और भी विंग्स हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स विंग्स वगैरह होते हैं। जैसे कि रिसर्च विंग है, जैसे कि रिसर्च करते हैं चीज़ों के ऊपर कि और बेहतरीन डेवलपमेंट कैसे आ सकती हैं। कंसल्टेंसी विंग है जो कि कनेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की नीड्स को विद पब्लिक प्राइवेट सोल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो कंसल्टेंसी विंग, रिसर्च विंग, एंड देन देयर इज अ टीम इंडिया विंग है जो कि ऑनगोइंग स्टेट एंड मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री एंड स्टेट के कोलैबोरेशन पे ध्यान देती है, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो 3 विंग है, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग। रिसर्च विंग एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट के लिए, कंसल्टेंसी विंग गवर्नमेंट नीड्स को कनेक्ट करने के लिए पीपीपीज के साथ, एंड टीम इंडिया विंग जिससे कि स्टेट एंड मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन बना रहे उसके लिए, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एफर्ट्स, और कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा डेवलपमेंट होता रहे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस, ये 2 ऑफिस है जो कि अटैच टू द नीति आयोग है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट किसका, लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस। ठीक है, तो एक तो ये है और एक हमारा ये है, 2 ऑफिसर्स अटैच टू द नीति आयोग। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे नीति आयोग के, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आए, इनोवेशन प्रमोट हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को हम क्या कर पाए, डेवलप कर पाएँ, इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स भी इस तरीके से हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, एंड चीज़ों को मॉनिटर करना एंड इवेल्यूट करना। सिर्फ ये नहीं पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बनाने में भी हेल्प कर रही, तो इवेल्यूट करने में भी कि ये पॉलिसी जो बनी है ये अच्छा है, उसमें बुराई क्या है, कमियाँ क्या है। फंक्शंस मेन क्या है इसकी, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेशन, थिंक टैंक सोच विचार, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन, कंपोजिशन देख लेते हैं। तो एक चेयरमैन होता है हमारा, दैट इज़ जो कि हमारा कौन होता है, दैट इज़ पीएम। वाइस चेयरमैन होता है जिसको अपॉइंट पीएम करता है, और वो एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है, और उसका रैंक होती है लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर। बाकी अगर मेंबर्स की बात करो तो वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम, और ये तो पहले 2 बार लिख दिए लाइन, कोई नहीं। फुल टाइम मेंबर्स इसके होते हैं जिनकी रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जैसी। पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं डाइवर्स सेक्टर से। चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारी स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज़ के। एक्स ऑफिसो मतलब जो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे उसके, वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर्स जिनको नॉमिनेट पीएम करता है, मैक्सिमम 4 होते हैं। स्पेशल इन्विटीज़ कुछ एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स को विद रेलिवेंट डोमेन नॉलेज, उनको भी बुलाया जा सकता है। जैसे कि हम कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे एक्सपर्ट को जिसने ऑलरेडी एक्सपर्टाइज से, जैसे पीएचडी वगैरह कर रखी है वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसको बुला के उसका राय लेना सब कुछ। तो कौन है, पीएम एज अ चेयरमैन, सीएम मतलब स्टेट के सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना, पर स्टेट है, यूटी में से 1 पर्सन आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर्स हैं कितने, 4 हैं, जिनको अपॉइंट कौन कर रहा है, पीएम कर रहा है। फुल टाइम मेंबर्स हैं, कुछ स्पेशलाइज इन्विटीज़ भी हैं, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, वाइस चेयरमैन भी हो सकता है और अपॉइंट इसको भी पीएम करेगा। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इट्स ऑफिसो मेंबर्स कौन है, वही मैंने 4 जो है, यूनियन मिनिस्टर मैक्सिमम। फुल टाइम मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, और कुछ स्पेशल इन्विटीज़। ठीक है, नाउ इनिशिएटिव्स क्या है, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स ही लेके आता है, तो स्पेसिफिकली जो न्यूज़ में है ना उस पर मैं मेन जो है फोकस करना है, पर थोड़ा बहुत जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लेके आया। अब इसका मेन काम क्या था इस प्रोग्राम के अंदर,
कि हम डेवलपिंग अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लाइक 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया और फिर उनमें बेटरमेंट करनी है हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसे अटल इनोवेशन मिशन था, इनोवेशन लाना है ना, तो आप पे प्रमोट करना है इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टार्टअप्स में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी लेके आता है जो कि मेजर करता है इनोवेशन कैपेसिटीज़ कितनी है स्टेट्स की, जिससे कि कंपटीशन एंड इम्प्रूवमेंट आए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकलाइजेशन, इसने टेलर करा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि कितने बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकल नीड्स के साथ क्या कर सकते हैं, लाइन करके ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रखना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, 3 याद रख लो, और SDG लोकलाइजेशन। चलो ए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन प्रोग्राम या मिशन कह लो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एंड उसके बाद दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन। ना उसका रोल क्या है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। देखिए इसने रिप्लेस करा है 5 ईयर प्लान्स को विद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स। अभी आज के टाइम पे किस तरीके से ये क्या करता है, ये कुछ प्लान्स बनाता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये एम्फेसिस करता है आउटकम बेस्ड प्लानिंग पे, ऑन द ग्राउंड डाटा पे, मतलब डेटा लेता है जो ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड का डेटा है उसको लेगा। आउटकम बेस्ड प्लानिंग कि कितना क्या करने से क्या आउटकम आ रहा है उसके बेसिस पे प्लानिंग करता है। बॉटम अप अप्रोच है इसकी, मतलब नीचे से भी राय ले रहा है विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट लेवल्स, तो नीचे से भी क्या करता है फीडबैक वगैरह लेके चलता है। ओके नाउ क्या डिफरेंसेस हैं हमारे नीति आयोग में एंड हमारे प्लानिंग कमीशन में। तो नीति आयोग हमारा फॉर्म हुआ था 2015 में एंड प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 में फ्रेम हुआ था। इसका जो मेन काम है नीति आयोग को दैट इज़ एडवाइजरी एंड प्लान करने में है, और प्लानिंग कमीशन का था ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज प्लानिंग। प्लानिंग ये भी करता था लेकिन ये ज़्यादा सेंट्रलाइज प्लानिंग करता था। प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है बॉटम अप है, मतलब क्या है कि स्टेट एंड लोकल जो हमारे जगह है वहाँ से चीज़ों को पूछा जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे टॉप डाउन था कि ऊपर प्लान बना दिया और उनको बता दिया कि क्या करना है। फंड एलोकेशन, नीति आयोग हमारे किसी भी फंड कि कितना पैसा जाना चाहिए किस पॉलिसी के लिए, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। वहीं पे जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो एलोकेट करने की बात करता था कि किस तरीके से फंड्स को एलोकेट करना है, राइट। इसका जो मेन फोकस एरिया है वो कैसे है, इनोवेशन, मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। और इसका मेन जो दैट इज फोकस था दैट वाज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसोर्स का एलोकेशन। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये हमारा 1952 में फॉर्म होता है और ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेन की रोल क्या है, प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आएगी तो नीति आयोग हुआ, क्योंकि आती रहती है, नीति आयोग हुआ, वी कैन से GST काउंसिल हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिया में। इसका मेन पर्पस क्या है, ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, मतलब इकलौती सबसे बड़ी एडवाइजरी बॉडी है जो कि प्लानिंग एडवाइस देती भी है, रिव्यू करती है, रिकमेंड करती है कि क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे ना, नेशनल नाम है इसके। और इसमें होता कौन है, वही चेयर्ड, इसको PM करेगा, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स है एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर है वो नहीं है एज इन कंपेरिजन टू नीति आयोग, बाकी सेम ही है, चेयर्ड बाय PM है ना, वही यूनियन मिनिस्टर है, वही चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द UT है। नाउ मेन फंक्शन क्या है इसका, ये रिव्यू करता है इम्प्लीमेंटेशन, पहले करता था, मतलब पहले के टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स को, और रिकमेंड करता था क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए फॉर अचीविंग बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाए। जैसे जो नीति आयोग का काम है कुछ सिमिलर इसका भी काम है। सिग्निफिकेंस ये है कि एक तरीके से फॉरम था डिस्कशंस के लिए, आज के टाइम पे भी आप ऐसा डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हो, पॉलिसीज़, प्लान्स, रिसोर्स एलोकेशन, और स्टेट की वॉइसेस को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो एक तरीके से नेशनल की प्लानिंग में। सो दैट इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आप कह सकते हो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें मीन्स में भी क्वेश्चन 1-2 बार आए हुए हैं एंड साथ में ही थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहता है, सो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सेटअप 1993 में हुआ था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो ह्यूमन राइट एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। NHRC एक स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेन टास्क क्या है, प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, कि जो ह्यूमन इंसान के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, है ना, जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं एंड लोगों को मिलते रहें। पर्पस क्या है, एक तरीके से वॉच डॉग है
ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज़ का। कोई भी ह्यूमन राइट पे इशू होता है तो उस चीज़ को देखता है, समझता है, एड्रेस करता है, ग्रेवेंसेस जो तकलीफ है उनको एड्रेस करता है, प्रमोट करता है अवेयरनेस भी फैलाता है, एजुकेशन भी देता है ह्यूमन राइट्स पे अक्रॉस द कंट्री। और इसमें होता कौन कौन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं एंड 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। इन डिटेल हम पढ़ लेंगे, बट अभी याद क्या रखना है, 1 चेयरमैन, 5 मेंबर प्लस में 7 एक्स ऑफिसो मेंबर। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है इसका, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसने सर्व करा एज अ जो कि सर्व करता है एज अ चेयरपर्सन ऑफ NHRC। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल का हमारा चेयरमैन होगा, या फिर तो CGI हो, या फिर हमारा कौन हो, रिटायर्ड CGI या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 हमारे फुल टाइम मेंबर्स जैसे मैंने बताया, जिसमें से एक होता है मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर सर्विंग, दोनों कंडीशन है। एक हमारा रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के लेवल का, एंड 3 पीपल, और 3 इसके अलावा जो लोग हैं जिनके पास नॉलेज है या फिर कहते हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। मैं दोबारा कह देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। एक चेयरमैन है जो कि रिटायर्ड या फिर तो CGI हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, 5 अदर मेंबर है जिसमें से एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सर्विंग जज हो, एक मेंबर हमारा रिटायर्ड या सर्विंग CGI ऑफ द हाई कोर्ट हो, एंड हमारे जिसके अलावा जो 3 मेंबर है वो कैसे होने चाहिए, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज है, और जिसमें से एक हमारी वुमेन होनी चाहिए। नाउ 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स इसके कौन कौन है, इसमें हमारे आते हैं चेयरपर्सन ऑफ दी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ BC, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। तो जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो उनके चेयरपर्सन्स आते हैं। तो एक माइनॉरिटीज़ है, एक SC है, एक ST है, एक वुमेन है, एक BC है, 1 2 3 4 5 हो गया, एक चाइल्ड है, और एक हमारा कौन है, डिसेबिलिटी वाले पर्सनस, है ना, PWD। तो ये इनके सारे एक्स ऑफिसो मेंबर जो है इसके क्या रहते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स रहते हैं इनके चेयरपर्सन। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं NHRC की, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। नेशनल लेवल की कोई भी बॉडी जनरली प्रेसिडेंट ही उसकी अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से कर देता है क्या, नहीं। इसके लिए भी 6 मेंबर की कमेटी बैठती है, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज होते हैं, एंड यूनियन होम मिनिस्टर होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 बंदे हैं, एक तो PM और एक यूनियन मिनिस्टर। राज्यसभा से 2 बंदा आएगा, डिप्यूटी चेयरमैन प्लस में दैट इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन, और लोकसभा से भी 2 मेंबर आएगा, दैट इज़ स्पीकर प्लस में हमारा दैट इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन। इस तरीके से गवर्नमेंट से 2, राज्यसभा से 2, लोकसभा से 2, इस तरीके के क्या है इसके मेंबर है। ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। टर्म एंड रिमूवल क्या है मेंबर्स का, अब थोड़ा सा टर्म समझ लेते हैं। जो टर्म है, चेयरपर्सन एंड जो मेंबर्स हैं उनको हमने टर्म दिया है 3 साल का, कि वो 3 साल तक सर्व करेंगे, या फिर उनकी एज 70 ईयर्स है, तो 3 ईयर और 70 ईयर, 3 ईयर और 70 ईयर। अभी तक कहीं भी हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ा था तो उसमें कभी भी नहीं आया था, यहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। बात करें रिमूवल की, तो जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं हमारे NHRC के, उनको आप रिमूव कर सकते हो फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ मिसबिहेवियर इन्होंने किया, इनकैपेसिटी हो गई है उनकी, या इंजरी हो गई है, ठीक है, और या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई है, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर दिया आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, या फिर मेंटल और फिजिकल कैपेसिटीज़ उनकी नहीं रही है सो दैट दे आर अनफिट, अभी नहीं कर सकते वो काम, या फिर उन्होंने खुद ही कोई ऑफेंस कर दिया जिसमें मतलब कोई जैसे कि मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कोई मॉरली गलत काम कर दिया है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा रटना नहीं है, बस समझना है इस चीज़ को। तो मेन फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने बताया, ये इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन एंड रिकमेंड करेक्टिव एक्शन। इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे इसको पता चलता है कि ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है तो उस केस को जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड साथ में करेक्टिव एक्शन को भी रिकमेंड करेगा, है ना, सज़ा नहीं दे रहा, रिकमेंड कर रहा है। रिव्यू ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट अंडरमाइन ह्यूमन राइट्स, और जो भी लॉज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, उनको भी देखता है कि कहीं ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। कंडक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट रिसर्च एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया था कि एजुकेशन स्प्रेड करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ एंड इंश्योर्स अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज़, साथ में गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज से रिगार्डिंग, ठीक है। पावर्स क्या है, इसकी एक तरीके से सिविल कोड जैसी पावर होती है,
जैसे कि सम्मन करता है इंडिविजुअल्स को, एविडेंस को गैदर कर सकता है, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये इवन रिकमेंड कर सकता है प्रोसिक्यूशन ऑफ सुटेबल एक्शन बट कैन नॉट इन्फोर्स दीज रिकमेंडेशन लिविंग द फाइनल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। साथ में एक तरीके से सज़ा तो सुना सकता है कि बिकॉज इसने ये करा है तो इसको ये मिलना चाहिए, बट ये इसका जो वो होता है ना लाइक एडवाइस, दिस इज़ जस्ट एडवाइजरी नेचर है ना, खुद से वो नहीं कर सकता है, तो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहे नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इसका जो रूल एडवाइजरी है और इन्फोर्समेंट पावर्स इसके पास नहीं है। इट कैन ओनली रिकमेंड एक्शंस टू अथॉरिटीज़ हु मे और मे नॉट कंप्लाई, जो कि कंप्लाई करें ना कंप्लाई करें, ठीक है। सो दैट इज़ इट, दिस इज़ वी हैव डन अबाउट द NHRC। SHRC बिल्कुल सिमिलर सा ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ऑफकोर्स। चेयरपर्सन उसमें 2 ही मेंबर हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ इसमें 3 ही मेंबर हैं, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। चेयरमैन क्या होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और द जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। तो कैसा, बिकॉज स्टेट का बंदा होना चाहिए, स्टेट पे, स्टेट के लेवल का, मतलब हाई कोर्ट स्टेट का होता है ना, तो उसका या फिर तो रिटायर्ड या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स में से एक तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है जिसके पास 7 ईयर एक्सपीरियंस है, एंड 1 मेंबर विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं एज इन कंपेरिजन टू NHRC, तो हम SHRC का थोड़ा इन दैट डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो ये चेयरपर्सन है, 2 मेंबर है, एक हमारा कौन है, चेयरपर्सन है, 2 हमारे कौन है, मेंबर है। उस एक मेंबर में हमारा कौन होना चाहिए, ये हमारा कौन होना चाहिए, रिटायर्ड जज या फिर SC चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। और यहाँ पे जो एक मेंबर है वो क्या होना चाहिए, या फिर तो हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, जो कि क्या होना चाहिए, जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला पर्सन। अपॉइंटमेंट की बात करो तो इसका गवर्नर कर रहा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा था, यहाँ पे गवर्नर कर रहा है। टू द रिस्पेक्टिव स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट करके, स्टेट्स होम मिनिस्टर को, इफ़ देर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो चेयरमैन इज़ ऑल्सो कंसल्टेड। तो यहाँ से क्या है कि गवर्नमेंट के 2 बंदे सेम, चीफ मिनिस्टर एक जो है स्टेट का मिनिस्टर, साथ में एक एक पर्सन हमारे दोनों हाउसेस में से। तो यहाँ पे पहले वहाँ पे 6 थे, यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, राइट, ईजियर टू लर्न। बाकी टर्म इसकी सिमिलर है, मतलब वही 3 साल या फिर 70 ईयर, ठीक है। जैसे कि NHRC की है तो मेंबर सर्व अ टर्म ऑफ 3 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल की बात करो तो इसको रिमूव लेकिन प्रेसिडेंट ही करता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि रिमूवल एकदम सेम है और फॉलोइंग सेम प्रोसेस है बिल्कुल, है ना। जैसे कि ग्राउंड्स, जैसे कि या फिर तो बिहेवियर, मिसबिहेवियर की है, इनकैपेसिटी है, इंसॉल्वेंसी है, पेड एम्प्लॉयमेंट करी आउटसाइड द ड्यूटीज़, इनकैपेसिटी है, या फिर कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड है। बात करूँ इसकी जुरिस्डिक्शन की, मतलब इसके में क्या क्या पावर इसके पास है, तो वही है कि ये भी इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है, लेकिन ओनली विद इन द स्टेट के अंदर। केसेस इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और इंस्टीट्यूशंस आर रेफर टू NHRC। और ऐसे केसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिगार्डिंग ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो फिर वहीं NHRC देखता है उनको। पावर्स एंड फंक्शन सिमिलर ही हैं, सो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रटने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इट। जो जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंबर्स का डिफरेंस है, देखिए, रुको थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे NHRC, वेट अ मिनट, तो NHRC और SHRC, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंबर है वो कितने हैं, एक चेयरमैन है, 5 मेंबर है और 7 हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर है। यहाँ पे हमारा एक चेयरमैन और सिंपल 2 ही मेंबर है, ठीक है। टर्म बिल्कुल सेम था, है ना। अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करा था, प्रेसिडेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन में 6 मेंबर्स थे कमेटी की, ठीक है। 2 फ्रॉम द गवर्नमेंट, PM एंड द मिनिस्टर, 2 फ्रॉम द राज्यसभा, दैट इज स्पीकर, सॉरी डिप्यूटी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड 2 फ्रॉम द लोकसभा, स्पीकर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पे जो है, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंटमेंट करना है, और यहाँ पे 4 ही पर्सन है ना, 2 गवर्नमेंट के और एक हमारा काउंसिल और उसमें से उसका वो मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और रिमूवल वगैरह सेम था, टर्म इनका सेम है, पावर्स इनके, फंक्शंस इनके सेम है, ठीक है। दैट इज़ इट। मेन जो डिफरेंस है वो यही है बस, ये तो हमने कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं ना। नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि RTI जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत बार न्यूज़ में रहती हैं,
सो दैट इज़ वाई हमें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट एंड रोल, देखिए जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया था हमने अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर, आरटीआई एक्ट के अंडर हमने इसको इस्टेब्लिश करा, जो कि एक तरीके से एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है, जो कि रिजॉल्व करती है कोई भी डिस्प्यूट है और कंप्लायंस को इंश्योर करती है विद द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, कि जो आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उसको कंप्लाई कर रही है कि नहीं, तो उस चीज़ को भी क्या करती है, इंश्योर करती है। Its role is to receive and inquire into complaints related to the denial of information under the Act and to recommend penalties against the public authorities who do not comply. तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि रिसीव करती है, इंक्वायर करती है, इसके पास कंप्लेंट्स आती है और इंक्वायरी बिठाती है फिर रिगार्डिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन किसी नॉर्मल, क्योंकि आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि जो है नॉर्मल जनरल पब्लिक जो है आरटीआई फिल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनीथिंग, है ना, जो भी दे सकती है वो, नॉट जो सीक्रेट वाली होती है वो अलग है, सिक्योरिटी के अलावा, पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा, तो वो दे सकती है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर मना कर दे देने से, तो आप कहाँ जाओगे, दैट इज़ टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाओगे। तो वो क्या करती है, रिसीव एंड इंक्वायर द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस, एंड साथ में रिकमेंड करती है क्या पेनल्टी होनी चाहिए उस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। इसमें होता कौन कौन है, इसमें होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, साथ में मैक्सिमम ऑफ 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उसके अलावा 10 मेंबर्स भी अधिकतर हो सकते हैं, कितने होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बस 10 मैक्सिमम हो सकता है, इतना ध्यान रखना। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो हमारा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, मैंने जैसे बताया, टोटल नंबर ऑफ कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नीड एंड द वर्कलोड, जैसे कि मैंने बताया वो गवर्नमेंट ही तय करती है कि 10 रहेंगे या 10 से कम रहेंगे, वो कितने रहेंगे, बट मैक्सिमम जो लिमिट है वो ध्यान रखना है, दैट इज 10। ठीक है, टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारा जो है होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, तो इनका फिक्स क्या है, 3 ईयर है, कोई मैक्सिमम एज दे रखी है, मैक्सिमम एज नहीं दे रखी है, तो बस इतना ध्यान रखना है क्या है कि 3 ईयर है। हमारा जो NHRC था वो भी कितना था, 3 ईयर था उनका भी, है ना, टर्म जो है 3 ईयर था, इतना ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो इनकी अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया जितनी भी नेशनल लेवल की बॉडीज जनरली प्रेसिडेंट ही हमारी अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन इनके लिए भी एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसमें PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो है बिकॉज गवर्नमेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो इससे थोड़ा सा राज्यसभा का यहाँ पे रोल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा में से मेंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा कौन आता है, दैट इज स्पीकर आ रहा है, सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहा है ना, एक हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है और एक हमारा PM आ रहा है, तो 3 ही लोग हैं ना, लगभग हम कह सकते हैं सिमिलर टू द, जैसे कि आज के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर का है ना अपॉइंटमेंट, तो कुछ वैसा ही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, रिमूवल की बात करूँ तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। रिमूवल कैन हैपन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इज नेसेसरी बिफोर रिमूवल, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी होती है, जनरली हर केसेस में ऐसा ही होता है। पावर्स क्या हैं, वही है पावर क्या है, इसके पास भी वही सिविल कोर्ट की पावर है, सम्मन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, किसी को भी बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एग्जामाइन कर सकता है विटनेसेस को, डॉक्यूमेंट को मांग सकता है, और पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस विद द RTI एक्ट। एंड कमीशन के पास अथॉरिटी है टू रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन, साथ में रिकमेंडेशन देता है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने गलत चीज़ करी, ने मना करा, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पेनल्टी तो खुद बोलता है कि हाँ आपको 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये खुद भी कर सकता है इस चीज़ को, लेकिन जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उससे रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सो बेसिकली मेन इसका यही काम है कि इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा जो ऑप्शन है उसमें अगर आता है तो उससे रिगार्डिंग मैं इसको लिख सकती हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना, एंड इट सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी बाय इंश्योरिंग, और साथ में एक अकाउंटेबिलिटी भी तो तय कर रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसे है कि लोग देख पा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे कि जवाबदेही बन रही है, आंसरेबिलिटी फिक्स हो रही है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इसमें हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कमिश्नर्स को हमारी डिटरमाइन स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट ये सेम यहाँ पे भी वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो एक चेयरमैन रहेगा और 10 मैक्सिमम मेंबर होंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कितना रखना चाहती है। बात करूँ अगर अपॉइंटमेंट की, सो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हमारी गवर्नर करता है। कौन करता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट, गवर्नर, वहाँ पे कौन कराता है, प्रेसिडेंट।
सिलेक्शन जो कमेटी है वो भी बैठती है सेम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द, ये बिल्कुल सेम है ना। कमेटी भी यहाँ पे 3 मेंबर वहाँ पे थे, 3 मेंबर यहाँ पे, वहाँ पे पीएम था, यहाँ पे सीएम है। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन था, यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वहाँ पे भी एक मिनिस्टर था, यहाँ पे भी एक मिनिस्टर है, ठीक है। नाउ टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वही मेन यहाँ पे भी 3 साल दे रखा है, ठीक है, जब से भी उन्होंने बोला। अच्छा, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, पिछले में पॉइंट नहीं था, ठीक है। नाउ रिमूवल हमारा यहाँ पे गवर्नर, बट द गवर्नर कैन रिमूव द, ओके, तो यहाँ पे गवर्नर ही रिमूवल कर रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिमूवल और अपॉइंटमेंट दोनों ही गवर्नर कर रहा है। पिछले वाले एनएचआरसी के केस में अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता था, लेकिन रिमूवल हमारा प्रेसिडेंट कर रहा था, तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। और थोड़ा कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आई थिंक इट विल गेट ईजियर और थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये दो जो 19 का अमेंडमेंट आई थी टू द आरटीआई एक्ट, जिसमें बोला गया था, जो अमेंडमेंट है इसने रिड्यूस कर दिया था टर्म ऑफ ऑफिस इन्फॉर्मेशन फॉर 5, पहले 5 टर्म थी, उसके बाद हमने 6 कर दी थी 2019 के अमेंडमेंट से। एंड अपॉइंटमेंट एंड जो रिमूवल है, अमेंडमेंट ने एम्पावर करता गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए सैलरी अलाउंसेस एंड टेन्योर एंड हमारे कितने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए, बस बेसी चीज़ है। चलिए तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, दोबारा से अगर हम करें तो यहाँ पे भी टर्म 3 साल है, यहाँ पे भी 3 साल है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर। यहाँ पे भी 3 लोग हैं मेंबर जो कि सजेस्ट कर रहे हैं, पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मिनिस्टर। यहाँ पे भी 3 है, सीएम लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मिनिस्टर। यहाँ पे रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद, यहाँ पे गवर्नर कर रहा है सेम सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। पावर वावर वगैरह सेम है, टर्म हमारी वही 3 साल है। और मेंबर कितने होंगे? तो 1 कमिश्नर और 10 मैक्सिमम मेंबर्स, जो कि डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दैट इज़ इट। और उसका मेन काम क्या है वो हम समझ ही गए। क्या अमेंडमेंट हुई थी कि 5 से 3 साल उम्र कर दी गई थी, बस बेसिक यही अमेंडमेंट हुई थी इसमें। अब आगे हम ये पढ़ेंगे, दैट इज़ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ओके। सो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी? सो ये हमारा इस्टेब्लिश होता है 1964 में, टू एड्रेस द करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। और जनरली क्यों होती है? बिकॉज करप्शन जो है पब्लिक सेक्टर में उस टाइम पे काफ़ी होता है, एंड उसको क्योर करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आए, उसके लिए हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेके आते हैं। अब इसमें होता कौन कौन है? सो अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, तो 1+2 है यहाँ पे। मेंबर्स की अपॉइंटमेंट एस नेशनल लेवल के हमारे कौन करके? प्रेसिडेंट। लेकिन रिकमेंडेशन आएगी एक सिलेक्शन कमेटी की, और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा वो भी देख लेंगे। इसके मेन पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? देखिए, मेन क्या करता है? सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है विजिलेंस एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। विजिलेंस का मतलब एक तरीके से नज़र रखना, तो सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, साथ में ये इन्वेस्टिगेट भी करता है। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, कंडक्ट करता है, इंक्वायरीज़ वगैरह बिठाता है, एंड रिकमेंड करता है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो कि करप्शन में इन्वॉल्व था। जो सीबीसी है वो ओवरसी करता है, ऊपर से देखता है क्या फंक्शनिंग है हमारी सीबीआई की इन द मैटर्स रिलेटेड टू द करप्शन। जैसे कि वो करप्शन का केस सीबीआई पे गया, तो सीबीआई जो भी काम करे उस पर भी थोड़ी सी क्या करता है? नज़र रखता है। अपॉइंटमेंट की, जैसे मैंने बताया, सिलेक्शन कमेटीज़ में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एंड होम मिनिस्टर होता है। तो वही पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। टर्म क्या है? तो इसकी टर्म है 4 ईयर या फिर 65 ईयर, तो थोड़ी सी अलग होगी, 4 ईयर और 65 ईयर। वहाँ पे क्या थी? एनएचआरसी में 3 ईयर और 70 ईयर हमारी, दैट इज़ इन द इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या थी? 3 ईयर सिंपल, एंड यहाँ पे क्या है? 4 साल या फिर 65 साल, विच एवर इज़ अर्लियर। इसकी मेन जुरिस्डिक्शन क्या है? मतलब ये किन किन लोगों पे, कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके ऊपर ये नज़र रखता है, निगरानी करता है, इन्वेस्टिगेशन बिठाता है, पेनल्टीज़ रिकमेंड करता है। सो दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी मेंबर्स होते हैं, ग्रुप एस ऑफिसर्स जो भी है ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्केल जो है 4th एंड अबव ऑफिसर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ग्रेड डी एंड अबव ऑफिसर्स हैं आरबीआई, नबार्ड एंड सिडबी में, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव इन शेड्यूल ए और बी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। अब बहुत सारा कैटेगरी है,
बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। जो हमें ध्यान रखना है वो कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो भी ग्रुप ए की सर्विसेज, मतलब जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करके मेंबर सेलेक्ट करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, तो उसमें मैनेजर्स एंड अबव इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एंड अबव इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब बहुत सारा है यार, देखो सबको तो नहीं याद कर सकते, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। तो जो भी नेशनल लेवल है ना, नेशनल, या तो PSUs हुआ, या गवर्नमेंट सर्विस में हुआ, या गवर्नमेंट बैंक में हुआ, या गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूशंस, RBI, NABARD, इन सब में हमारा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में इसकी जुरिस्डिक्शन है। बस मेन यही था, थोड़ा सा और याद रख लेते हैं। CVC क्या है हमारा, दैट इज़ हमारा एक ऐसा कमीशन था जिसका मेन काम क्या था, टू एड्रेस एंड प्रिवेंट करना जो भी करप्शन हमारा पब्लिक अथॉरिटी कर रही है, ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को फिक्स करना, उसके लिए हम लेके आते हैं, ठीक है। अब इसमें होता कौन कौन है कि हमारा चीफ है और एक हमारे 2 अदर कमिश्नर्स हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, एक हमारे कमेटी में कौन कौन होगा, PM, होम मिनिस्टर एंड हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, तीन ही मेंबर्स है। करेगा कौन, प्रेसिडेंट। रिमूवल वगैरह बता नहीं रखा, लेकिन वही रिमूवल भी इसका प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। एंड काम क्या है इसका, मेन जो है CBI को के ऊपर भी नज़र रखता है, लाइक करप्शन वाले केसेस को मतलब देखना, एड्रेस करना, कंप्लेन करना, इंक्वायर करना, पेनल्टीज़ को रिकमेंड करना, ये सब कुछ, डिसिप्लिनरी एक्शंस को रिकमेंड करना, ये सब कुछ इसका मेन मोटा मोटा काम है। उम्र क्या है इसकी, दैट इज़ 4 साल या फिर 65 साल है ना, सबसे अलग है, 4 या 65, दैट इज़ इट। और तो कुछ नहीं था, हाँ यही है। और जुरिस्डिक्शन में देख ही ली थी। नाउ CBI, नेक्स्ट इज़ अ CBI की इस्टेब्लिशमेंट 1963 में होती है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ध्यान रखने वाली बात है, CBI के लिए कोई CBI एक्ट नहीं आया, बल्कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है, एक स्पेशल पुलिस थी दिल्ली के लिए, उसके तहत अपने CBI का हमने क्या करा, दैट इज़ इस्टेब्लिशमेंट करी, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है, करप्शन है ना, जो भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू CBI को, उनमें मेन काम ही क्या है इसका, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करता है। इसमें होता कौन कौन है, तो CBI में हमारा एक डायरेक्टर होता है जिसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिसमें हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, CGI भी होता है। तो CGI, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस में PM, 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ इसकी मेन क्या कह सकते हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो CBI की जुरिस्डिक्शन ओवर द क्राइम्स इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड केसेस रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे क्राइम्स, ऐसे केसेस जहाँ पे या फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज़ हो, या फिर ऐसे केसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे रहा है CBI को, या फिर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है CBI को कि आप इन्वेस्टिगेट करो, तो वहाँ पे हमारा CBI का रोल आता है। इसके पास ऑल्सो हैव जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ करप्शन, फ्रॉड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों को करता है, ठीक है। मेन पावर्स क्या हैं, तो उसके पास पावर है इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है इंडिविजुअल्स को, है ना, जो भी इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। इसका जो वर्क है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विसेज एंड पेंशंस के अंडर ही आता है, एंड इज़ गवर्न बाय CBC इन करप्शन रिलेटेड मैटर्स। ऑलरेडी बात करके आए कि CBC इसके ऊपर नज़र रखता है जब एक करप्शन वाले मैटर्स को थोड़ा सा डील करता है। CBI इनिशियली रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो लेकिन CBI को क्या होता है कि पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, जिसकी जॉइंट सेक्रेटरी है ना वो है। हाउएवर 2014 हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था इस रिक्वायरमेंट को। तो पहले ऐसा होता था, मतलब अब नहीं है, तो कोई खास मतलब नहीं रहता इस लाइन का। एंड डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द आर्टिकल 14, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था इस क्लॉज को, एज इट क्रिएटेड अनड्यू प्रोटेक्शन फॉर हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा था हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स को, जो कि गलत है। इम्पीडिंग इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस। ना अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है फॉर द टर्म ऑफ 2 साल के लिए, सबसे कम टर्म है अभी तक, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट, हाई पावर कमेटी। विदाउट हाई पावर कमेटी के अलावा इसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, जिसमें PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, हम CGI हैं, सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ इट। चलो नाउ CBI वर्सेस स्टेट पुलिस, ओवरलैप ऑफ अथॉरिटी। देखिए जो CBI जो स्टेट पुलिस है उनके पास ओवरलैप जुरिस्डिक्शन है, मतलब जनरली अगर जिस स्टेट में वो क्राइम होता है तो स्टेट की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन CBI में अगर वो मैटर चले जाता है तो दोनों की जुरिस्डिक्शन में कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है।
particularly in cases involving offences across multiple state or with implications of national security. However, without state consent, लेकिन बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि स्टेट के कंसर्न के बिना सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है केसेस विद इन द स्टेट जुरिस्डिक्शन. तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है, उसके लिए कंसर्ट लेनी पड़ती है. वेल स्टेट पुलिस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद इन देयर स्टेट, लेकिन वहीं पे जो स्टेट की जो पुलिस है उसको मतलब वो तो स्टेट की पुलिस है ना, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना उन्हीं का काम है. सो दैट इज़ इट, उनको ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इट. तो सीबीआई हमारा क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्टर है, बाकी मेंबर्स होते हैं. डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रिन्यूअल का बोला था 2 साल, और अपॉइंटमेंट रिन्यूअल कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट. लेकिन कमेटी कौन सी बैठ रही है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, पीएम है हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो हमने इसका देख लिया और इसका काम भी हमने देख लिया. ठीक है, कि स्पेशल क्राइम्स है उन सबको देखता है. कोई भी पब्लिक सेक्टर पीएसयू से रिगार्डिंग कोई क्राइम है, कोई ऑफिसर से रिगार्डिंग क्राइम है, या कोई भी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसको दे. ओवरलैपिंग वाला केस भी देख लिया कि स्टेट पुलिस के साथ इसका ओवरलैप होता है. सीबीआई को अगर किसी भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना होता है तो उसकी स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्ट लेना पड़ता है. बस आई थिंक मोटा मोटा तो यही काम है ना. दैट इज इट. नाउ लोकपाल एंड लोकायुक्त. जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है ये इनेक्ट हुआ था टू इस्टेब्लिश एंटी करप्शन अथॉरिटीज़. ठीक है, तो हमारा विजिलेंस हुआ एंड जो लोकपाल एंड लोकायुक्त है इन दोनों का मेन काम क्या है, करप्शन के खिलाफ ये अथॉरिटीज़ हुई थी, एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ हैं. लोकपाल को हमने सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त को हमने स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश करा, जिनका मेन एम क्या था कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगी एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इंश्योर करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे. जो कंसेप्ट है हमारा ये इंस्पायर्ड है बाय द ओमेंसमेंट सिस्टम ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन द स्केवेंडियन कंट्रीज. तो स्केवेंडियन कंट्रीज से हमने ये जो आइडिया है वो बोरो किया है टू एड्रेस द पब्लिक ग्रीवेंसेज, सो दैट जो पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर सके एंड ओवरसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को भी हम ले सकें. अगर हम लोकपाल की कंपोजिशन देखें तो उसमें 1+8 मेंबर है, मतलब एक तो हमारा चेयरमैन हो जाएगा एंड हमारे 8 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात है मैक्सिमम है. जैसे कि हमारी दैट इज़ इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स में था, दैट इज़ 1+10, तो वहाँ पे भी 10 मैक्सिमम था. राइट, यहाँ पे भी 8 ऐसे मैक्सिमम है. ठीक है, और जिसमें से जिस 8 मेंबर्स में से 50% विल बी जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 50% हमारे एंड साथ में जो 50% है वो हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन में से होंगे. तो ये 2 कंडीशंस है जो फुलफिल करनी होती है, ध्यान रखना. ना जुरिस्डिक्शन क्या है कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है करप्शन एलिगेशंस को इवन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ. करंट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो ये मिनिस्टर्स के भी खिलाफ ले सकता है, MLAs MPs के खिलाफ भी ले सकता है एंड साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी ले सकता है. इट ऑल्सो हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग सब्सटेंशियल पब्लिक फंडिंग. या फिर जहाँ पे भी गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है ना कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोई सी भी इंस्टीट्यूट में जा रहा हो ना किसी भी अंडरटेकिंग में जा रहा हो, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे भी क्या कर सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन है. ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस इसके क्या है, तो इसके पास भी सिमिलर पावर्स एक सिविल कोर्ट की होती है कि ये भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज बैठा सकता है, इन्वेस्टिगेशंस को डायरेक्ट कर सकता है, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर सकता है. देखिए प्रोसिक्यूशन का एक मीनिंग देख लेते हैं, बहुत बार से आ रहा है प्रोसिक्यूशन. तो इसका मतलब है लीगल प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समवन विद अ क्राइम एंड ट्राइंग टू प्रूव देयर गिल्टी इन द कोर्ट. ओके सो दिस इज की इल्ज़ाम लगाना एक तरीके से ना, इल्ज़ाम लगा देना, चार्जिंग समवन विद क्राइम है ना. तो चार्ज कर सकता है कि आपने एक चीज़ गलत करी है, किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरीज बैठा सकता है. ठीक है, इट कैन अटैच प्रॉपर्टी ऑफ द अक्यूज, साथ में जो भी अक्यूज़ है उसकी प्रॉपर्टी को भी कब्जा सकता है, ऑफिशियल्स को सम्मन कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है रिमूवल ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स. ध्यान रखने वाली बात है, रिकमेंड कर रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ रिकमेंड कर सकता है कि ये ऑफिशियल है, इसने कुछ गलत करा है तो आप इसको हटा दो. लोकायुक्त वही जो है स्टेट के लेवल पे बढ़ते हैं, तो स्टेट्स रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश लोकायुक्त टू एड्रेस द करप्शन एट स्टेट लेवल. तो स्टेट गवर्नमेंट खुद इनको इस्टेब्लिश करती हैं. हाउएवर जिनका स्ट्रक्चर है, पावर है, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टेट की कि उन्होंने क्या लॉ बनाया. तो ब्रॉडर फ्रेमवर्क हमें सिर्फ किसका याद रखना है, लोका
लोकपाल का याद रखना, ठीक है, लोकपाल, ठीक है। तो दोबारा से कर लेते हैं। एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ठीक है। लोकपाल हमारी सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त हमारी स्टेट लेवल पे, जिसका मेन एम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना जो भी करप्शन की एलिगेशंस लगती हैं और जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इंस्पायर्ड है हमारे ऑम्बुड्समैन सिस्टम जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमने लिया है। लोकपाल में हमारे 1+8 जो है मेंबर्स है। इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो वही प्रेसिडेंट ही करेगा, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा ये, ठीक है। 1+8 है ना, 1 मतलब चेयरमैन रहेगा, 8 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से हमारे 50% क्या होना चाहिए, दैट इज़ जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, एंड 50% ही एटलीस्ट हमारे क्या होना चाहिए, दैट इज़ SC STs वगैरह से होने चाहिए, एंड वुमेन। जुरिसडिक्शन हमने देखा था कि जहाँ पे ये हमारे PM, ये मिनिस्टर्स को भी ले रहा है, PM मिनिस्टर्स, MLAs MPs इन सबको ले रहा है। अच्छा MPs को, सॉरी, नॉट MLAs। एंड ग्रुप A BCD गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उन सबको लेता है। साथ में ऐसे भी पब्लिक सर्वेंट जो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है। एंड पावर्स फंक्शन सेम, जैसे कि सिविल कोर्ट की पावर होती है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट करना है, सब कुछ कर सकते हैं। साथ में रिकमेंड कर सकते हैं जो भी दैट इज़ कौन सा एक्शन होता है वो, डिसिप्लिनरी एक्शन। लोकायुक्त हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टर्म को लेके कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो सिलेक्शन कमेटी उससे रिगार्डिंग थोड़ा सा हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके ना। नाउ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सो ये हमारी इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में फॉलोइंग द मुंबई टेरर अटैक। तो बेसिकली आपको पता है कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक होता है, एंड उसके चलते गवर्नमेंट एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्रिएट करती है, जो कि मेनली क्रिएट की जाती है टू हैंडल द टेरर रिलेटेड केसेस एंड अदर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। बात करें इसकी जुरिसडिक्शन की, तो NIA हैज़ अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस लिस्टेड इन द NIA एक्ट शेड्यूल। तो NIA के पास अथॉरिटी है कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है एंड प्रोसिक्यूट कर सकता है ऐसे ऑफेंसेस को जिनकी लिस्टिंग आपने कर रखी है NIA एक्ट के शेड्यूल में, ठीक है, जिसमें टेररिज्म आते हैं आज के टाइम पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स, ऑफेंसेस अंडर द स्पेसिफिक एक्ट, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट है। तो ये सब कुछ के अंदर जो भी क्राइम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम है। अनलाइक अदर एजेंसीज, जो NIA है वो टेक अप द केसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ द केसेस इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी गिविंग इट जुरिसडिक्शन अक्रॉस द स्टेट। तो जैसे कि हमने देखा था कि CBI के केस में CBI को कंसर्ट लेना पड़ रहा था पहले स्टेट गवर्नमेंट से, सो डैट वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन बिकॉज जो NIA है वो हमारे किससे रिगार्डिंग, नेशनल सिक्योरिटी के जो भी मैटर्स हैं उनसे रिगार्डिंग क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसको दैट इज़ वाई स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है, स्टेट का कंसर्न नहीं चाहिए होता है इनको, ठीक है, अगर केसेस हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग है। इसके पास मेन पावर क्या है कि ये फंक्शन करता है एज अ बोथ इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। तो इन्वेस्टिगेशन तो करेगा ही, साथ में प्रोसिक्यूट क्या करा कि किसी के खिलाफ क्राइम को खुद से भी पुट कर सकता है कि हाँ ये काम इसने करा है, और ये अरेस्ट भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है, एंड सीज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो इसलिए सिक्योरिटी ये क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है। ये ऑपरेट करता है स्पेशल NIA कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रायल्स चलते रहते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। रिसेंट अगर अमेंडमेंट की बात करूँ तो 2019 में हमने एक्सपेंड करा था NIA के पावर को टू इंक्लूड द केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म, जो कि पहले नहीं थे। पहले सिंपल टेररिज्म को ही करता था ये, लेकिन उसके बाद हमने इसके जो एम्बेट है, एम्बेट की स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा याद नहीं होगी, उसको एक्सपेंड करा, ठीक है। और अभी एड्रेस करता है ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिक मोटा चीज़ है, इसमें कितने लोग होते हैं ये सब कुछ तो हमने नहीं देखा, बस एक क्यों हुआ था बिकॉज ऑफ द मुंबई टेरर अटैक, एंड उसके बाद जो उसका एम्बेट है उसको हमने बढ़ा दिया। पहले से टेररिज्म, आज के टाइम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सब कुछ इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आती है। कंसर्न की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी वाली मैटर्स के साथ डील करता है। एंड पावर इसके पास वही सेम सिविल कोर्ट की भी है, थोड़ी बहुत और भी है, इवन मोर देन अ सिविल कोर्ट है ना, देखने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट है ना, प्रॉपर्टीज़ भी सीज कर पा रहा है, एंड इसके भी अपने खुद के NIA स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं। नाउ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखिए ये जो टर्म है बहुत बार न्यूज़ में रहती भी है, तो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक एक तरीके से कह सकते हैं। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो स्टैब्लिश हुआ था 1956 में एज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू इन्फोर्स इकोनॉमिक लॉस एंड फाइट करने के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स को। तो क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, एक तरीके से एक एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, जो कि इन्फोर्स करता है इकोनॉमिक लॉस को
जो भी फाइनेंशियल क्राइम्स है उसके खिलाफ ही एक्शंस लेता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, ये इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी ऑफेंस अगर आता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, एंड टारगेटिंग इलीगल मनी फ्लोज, और टारगेट करता है कि जो भी इलीगल मनी का फ्लो हो रहा है, एंड इंश्योर करता है कन्फिक्शन ऑफ दी टेनेंटेड एसेट्स। अभी थोड़े से भयंकर से शब्द आ गए हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फिस्केशन? इसका मीनिंग लिख लेते हैं। कुछ कुछ नाउन्स आते हैं ना भारी भरकम होता है। टेकिंग अवे समवंस प्रॉपर्टी बाय लॉ और अथॉरिटी यूजुअली इज अ पनिशमेंट। तो टेकिंग प्रॉपर्टी एज पनिशमेंट है ना, मोटा मोटा कहेगा तो ये क्या कर सकता है, इट कैन इवन टेक द प्रॉपर्टी को भी ले सकता है अगर वो इलीगल तरीके से आपने बनाई है तो। फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, ये इन्फोर्स करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी, और ये भी मैनेज करता है कि कोई भी वायलेशन ना हो रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स को भी देखता है, ये वर्क करता है उन सारे केसेस में जिसमें हवाला ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या शेल कंपनीज बना के ट्रांजेक्शन्स की जा रहे हैं, फिर अदर कोई भी इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही है जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। तो मेन मोटा मोटा इकोनॉमिक क्राइम्स को डील करता है ना। एसेट सीजन, ये सीज कर सकता है एसेट्स को बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। और अगर ऐसा पता चलता है कि हाँ भाई इस पर्सन ने क्या करा है, या फिर एक्यूज़ भी है कि इस पर्सन ने कोई ऐसा इकोनॉमिक क्राइम करा है जिसने कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसकी उस बंदे की प्रॉपर्टी को ये विद इन द इंडिया या फिर कहीं भी वो प्रॉपर्टी उसको सीज भी कर सकता है। ठीक है, एसेट को सीज करना। जुरिस्डिक्शन की बात करूँ तो ये नेशन वाइड तो ऑपरेट करता ही है विद द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल क्राइम दैट हैव नेशनल इफेक्ट क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। ठीक है, पावर्स की बात करूँ तो इसके पास अथॉरिटी अरेस्ट कर सकता है, अटैच द प्रॉपर्टी, सर्च कर सकता है, फ्रीज कर सकता है बैंक अकाउंट को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और ये कोलैबोरेट भी कर सकता है अदर एजेंसीज़ के साथ, एक्सेस कर सकता है इंटरनेशनल चैनल्स को जिससे वो ट्रैक कर सके जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे इसके पास पावर्स होते हैं। तो ये जो भी है इकोनॉमिक क्राइम्स को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स है ना, और एसेट को सीज कर सकता है। सो सिविल कोर्ट की पावर है, अरेस्ट वगैरह भी कर सकता है, बीसी चीज़ें। ठीक है, नाउ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है वो इस्टेब्लिश हुई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू, इनेक्टेड बाय था, जिसको इनेक्ट गवर्नमेंट ने किया, एंड वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिसंबर 2006 में जाके कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिगार्डिंग काम करती है। इसका मेन मैंडेट क्या है, इसका मेन काम क्या है? सो इट्स प्राइमरी पर्पस, इसका जो सबसे प्राइमरी पर्पस है, जो सबसे मेन काम है वो है कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्सेज टू नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिज़ास्टर रेजिलेंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। कि डिज़ास्टर के टाइम पे आप किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाते हो, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना जिससे कि डिज़ास्टर रेजिलियंस की हम डिज़ास्टर्स को अच्छे से है ना मजबूती से उसका सामना कर सके एंड टाइम से रिस्पॉन्ड कर सकें। एंड इट इज़ ऑल्सो द एपेक्स बॉडी टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। साथ में सिर्फ ही कोऑर्डिनेट नहीं करती, ये साथ में हमारे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड गाइडलाइंस को भी ले डाउन करती है कि डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए हमें हमारी क्या पॉलिसीज़, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए टू इंश्योर कि टाइमली इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम डिज़ास्टर को दे पाएँ। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो PM इसके जस्ट एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन है, बस इतना ध्यान रखना है मेन। एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है जनरली होम मिनिस्टर, एंड जो वाइस चेयरमैन होते हैं हमारे NDMA की, NDMA के पास बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हैं एज इट्स मेंबर। 8 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इसके मेंबर भी होते हैं, मतलब एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन और 8 अदर मिनिस्टर्स हैं। और PM हमारा चेयरमैन जो है PM है, ये हमारा जनरली हमारा होम मिनिस्टर होता है। जनरली लिख रखा है तो कैबिनेट मिनिस्टर सोच लो, एंड बाकी जो हमारे 8 है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इसके मेंबर्स। ठीक है, मोटा मोटा यही था, दैट इज़ इट। फाइन, क्यों बनी है, क्या इसका मेन काम है, और उसके चेयरमैन बिकॉज PM है तो इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ इट। नाउ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, नेशनल लेवल पे कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, कमीशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया था, इसने बात करी कि हम इस्टेब्लिश करेंगे 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। कि हम क्या करेंगे 3 लेवल्स पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मशीनरी को लेके आएंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स पे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऐसे स्टेट पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन है, ऐसे नेशनल पे हमारा।
और एक तरीके से क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, दिस इज ADR, है ना, जो भी हमारे कंज्यूमर से रिगार्डिंग केसेस हैं। मैकेनिज्म है एक्सक्लूसिवली जो कि कंज्यूमर्स के लिए फंक्शन करता है एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। और ये क्या है, अपने आप में क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ देखिए क्या होती हैं, जो ऑफकोर्स दीज आर कोर्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन नॉट कम्प्लीटली लाइक अ कोर्ट, राइट। बात करूँगा कंपोजिशन की, इसमें होता कौन कौन है, तो इसमें प्रेसिडेंट होता है, नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब 4 तो मिनिमम मेंबर होंगे ही, उसके अलावा कितने भी हो सकते हैं जो भी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे मिनिमम दे रखा है, साथ में एक प्रेसिडेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2020 में प्रिस्क्राइब करती है प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन 11 मेंबर्स। तो आज के टाइम पे मतलब 4 से 11 इसके मेंबर होंगे और एक हमारा प्रेसिडेंट होगा। एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी वुमेन, जिसमें से एक मेंबर जो है वुमेन होगी। तो कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बताते हैं कंपोजिशन में कौन कौन है। एक हमारा प्रेसिडेंट है, 4 से लेकर 11 इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक क्या होगी, वुमेन होगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करो तो वही प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट मेंबर्स की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सॉरी। रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसको चेयर हमारे CGI फिर जज ऑफ SC करते हैं, इज नॉमिनेटेड बाय CGI। ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो इसलिए हमने जुडिशरी के मेंबर्स को यहाँ पे रोल दिया है। मिनिमम एज क्या है इसकी, एटलीस्ट मिनिमम एज इधर के यहाँ पे अगर आपको मेंबर बनना है, चेयरमैन बनना है, तो 50 साल होना चाहिए, 4 years और until they attain the age of 70 या फिर 67 years in the case of president and chairman। तो उस तरीके से ओके, ठीक है। 4 years और until they attain the age of 60-70, मतलब वो दे रखी है, तो मिनिमम 50 एज होना चाहिए और मैक्सिमम 67 या फिर 70 इन द केस ऑफ मेंबर्स, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नाउ अब इसकी मेन पावर्स क्या होती है। प्रिकॉशनरी जुरिस्डिक्शन, ये कंप्लेंट्स हुज वैल्यू एक्सीड ₹2 करोड़, तो प्रिकॉशनरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है, जो कि इंटरटेन करती है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन, स्टेट से निकल के मतलब नेशन पे आ सकते हो आप अपील के थ्रू। द अपील मे बी मेड विद इन 30 days, 30 days के अंदर आपको करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। इट मे ऑल्सो इंटरटेन एन अपील फील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days, ठीक है, और इट मे ऑल्सो इंटरटेन एन अपील, और ये हमारी इंटरटेन भी कर सकती है अपील फील्ड विद द एक्सपायरी ऑफ 30 days के बाद। इट ऑल्सो हैज़ जुरिस्डिक्शन टू इंटरटेन अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो भी होता है अथॉरिटी, तो उसके खिलाफ भी आप यहाँ पे आके अपील कर सकते हो। बेसिक चीज़ है कि आप अपील भी कर सकते हो, या डायरेक्टली 2 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो आप सीधे यहाँ पे आ भी सकते हो। रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स इन द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट दैट इज पेंडिंग बिफोर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द स्टेट कमीशन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इतना डिटेल में वैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें जाने की ज़रूरत है, तो बेशक इतना डिटेल में मत जाओ। मैं जहाँ तक कहूँगी कि देखिए प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मेंस में भी आने के काफ़ी कम चांसेस है, और मे भी आ जाए तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो इतना ज़्यादा बेशक इसमें मत घुसो। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या होती है, देखिए ये होती है टू रेगुलेट कंज्यूमर राइट की वायलेशन, मतलब नाम से पता चल रहा है कि सेंट्रल लेवल पे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करे, कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट ना हो, अगर वायलेट हो रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग वही इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ये करेगा। सो ये रेगुलेट करता है कि कंज्यूमर की राइट के वायलेशन ना हो, अनफेयर कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो जो कि हार्म करे पब्लिक को या फिर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, एंड टू प्रमोट एंड इन्फोर्स कंज्यूमर राइट, और प्रमोट बढ़ाए और ज़्यादा कंज्यूमर को राइट्स देने की बात करता है। सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर, सेंट्रल जो अथॉरिटी है ये कंसिस्ट करती है चीफ कमिश्नर को, ठीक है, इसमें हमारा चीफ कमिश्नर होता है, एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब और टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो हेडक्वार्टर इसके हैं नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, एंड कैन इस्टेब्लिश रीजनल अदर ऑफिस एनीवेयर एल्स इन इंडिया, ठीक है, तो हेडक्वार्टर्ड इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में इसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं। बेसिक सी चीज़ है, बेशक ज़्यादा आप मत करो इसको याद, ठीक है, दैट इज़ इट।
ओके, तो हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ 1 घंटे में बहुत अच्छे से कर लिया है। थोड़ा बहुत जैसे कि कन्फ्यूजन होता है ना सिलेक्शन कमेटी सर्च, देखिए बार बार जब वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा एंड जैसे कि एक हमने कुछ कमीशन वगैरह कंप्लीट करा तो उसको पॉज करके एक बार रिकॉल कर लेंगे तो उतना ही बेहतरीन तरीके से हमें क्या हो जाएगा, ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। एंड ये दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्लस मीन्स, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मीन्स के लिए एज आई सेड ऑलरेडी कि ज़्यादा NHRC वगैरह पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। NHRC फिर वुमेन कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं और तो कमी आए हैं, है ना, थोड़ा बहुत RTI मतलब कमिश्नर्स विजिलेंस कमीशन। बाकी दीज ऑल कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल्स में आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और कंफ्यूज नहीं होना है, अपने पाथ पे चलते जाना है ना। इफ़ यू विल गो स्ट्रेट अवे ऑन योर पाथ द थिंग्स विल, अच्छा ही होगा ना, जो होगा फिर अच्छा ही होगा। सो बार बार इसको रिवाइज़ करो, इसको रिकॉल करो, वॉच रिवाइज रिकॉल, वॉच रिवाइज रिकॉल 10 बार कर लूँगी, फिर हमसे आगे निकल के कोई दिखाए तो सही, है ना। दैट इज़ इट, बाकी घबराना नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन।